हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस के बारे में। ओके, सो सबसे पहली वीडियो होने वाली है डीबीएमएस के बारे में, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि आखिरकार इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सो जैसे कि हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट का नाम है उसी में आ रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले इसी को हम थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा डी फॉर डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है हमारा? कोई भी रॉ डेटा हम कह सकते हैं रॉ डेटा। जैसे कि रॉ डेटा वो डेटा होता है जो हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ भी अगर मैं बोल दूं आपसे एग्जांपल 5,000, 6,000, 2,000, 3,000, तो ये मैंने आपको डेटा तो दिया, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं करा ये किस चीज का डेटा है। क्या आपने ये रैंक बताई है, क्या ये पैसे हैं, या फिर ये क्या कहते हैं फीस है, या क्या है? ये आपको नहीं पता, मैंने बस आपको डेटा दिया। तो डेटा क्या होता है? रॉ। रॉ डेटा। मैंने आपको ये क्या दिया? रॉ डेटा दिया है। तो मैं यहाँ पर इसमें डेटा भी लिख देता हूँ। डेटा क्या हो सकता है? इट मे बी रॉ डेटा। रॉ डेटा डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक डिटेल। ठीक है, रॉ डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब क्या है? रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब कि कोई स्पेसिफिक डिटेल प्रोवाइड ना कर रहा हो। रॉ डेटा डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक डिटेल। एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल 5,200, ठीक है, 915 या 2015। ओके, तो ये सब एग्जाम्पल हो गए हमारे डेटा के। मतलब आप समझे? हाँ, डेटा का मतलब क्या? कुछ भी ऐसा नम कुछ भी चीज जो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते ये किस चीज के बारे में, कोई स्पेसिफिक डिटेल आपको नहीं दे रहा, बस आपके पास डेटा है कि हाँ ये चीज है। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन। इसके बाद क्या आता है हमारा? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? अब जब ये डेटा प्रोसेस हो जाता है तब वो बन जाती है इंफॉर्मेशन। मतलब कि अब ये डेटा से जो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको अरेंज कर दिया कि ये जो 2,000 हैं ये क्या है मेरे, या फिर 200 क्या है, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं। पांच, फिर मेरे 5,000 सब्सक्राइबर हुए, मेरे तीसरे चैनल पे 9,015 सब्सक्राइबर हैं, और मेरे चौथे चैनल पे 2,015 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो ये मैंने इनको क्या कर दिया, अब आपको पता चल गया ये जो मैंने आपको डेटा दिया है ये किस चीज का डेटा है। तो मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया ये किस चीज का डेटा है, तब ये बन गई इंफॉर्मेशन। मतलब कि जब हम डेटा को, जो रॉ डेटा है उसको हम प्रोसेस कर देते हैं, जब उस पर काम कर देते हैं, उसमें कुछ मिला देते हैं, तो उस प्रोसेस करने के बाद वो जो डेटा होता है वो डेटा नहीं रहता, अब वो बन चुकी है इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है किसी भी चीज की। जैसे कि मैंने इसको क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एरो भी खींच देता हूँ उसके। डेटा से अब क्या बन रहा है? ये इंफॉर्मेशन बनी। इट इज अ डेटा विद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये डेटा है जिसमें कुछ मीनिंग होता है, उस इंफॉर्मेशन का कुछ मीनिंग है। या लेकिन यार, ओके, एग्जाम्पल, so let 5,000 equal to number of students in class। अब ऐसे कहते हैं इन क्लास 9। अरे
मतलब ये जो डेटा है, अब मैंने सब्सक्राइबर का हटा के मैंने क्या कर दिया, ये डेटा जो है ये क्लास 9th के स्टूडेंट हैं इतने, 5000 क्या है 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। लेट 200 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। ऐसे ही लेट 9015 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। ऐसे ही लेट 2015 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12th। तो मतलब कि अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो डेटा है, डेटा क्या होता है, रॉ रॉ डेटा। इसका मतलब क्या होता है, अगर वो उसको हम प्रोसेस कर देते हैं डेटा को, तो वो बन जाती है हमारी इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन बना दी कि अब मैंने बता दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि 5000 हमारा क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कितने बच्चे हैं क्लास 9th में, 200 बच्चे हैं क्लास 10th में, 9015 बच्चे हैं हमारे क्लास 11th में, और 2015 बच्चे हैं हमारे क्लास 12th में। तो अब ये क्या बन गई, इंफॉर्मेशन बन गई, क्योंकि इससे अब कुछ मीनिंग आ रहा है, कुछ मीनिंग आप समझ सकते हो कि हाँ ये चीजें डेटा किस बारे में है। अब हम बढ़ते हैं डेटाबेस। अब हमारा क्या होता है डेटाबेस, डीबी का मतलब क्या होता है डेटाबेस। अब डेटाबेस के बारे में हम समझते हैं, डेटाबेस हम इसको क्यों बोल रहे हैं। इस लाइन को आगे लेके जाते हैं। अब आता है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, अब हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है। डेटाबेस हमारे बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं जो अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन इस कोर्स के अंदर जो कि हमारा गेट पॉइंट ऑफ व्यूज है, तो उसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन डेटाबेस के बारे में। ठीक है। तो जो हमारा रिलेशनल रिलेशनल डेटाबेस होता है, वो रो और कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या होता है, जो रो और कॉलम की फॉर्म में, मतलब टेबुलर फॉर्म में जो डेटा को स्टोर करते हैं, वो होता है हमारा रिलेशन डेटाबेस। और लेकिन डेटाबेस की अगर बात करें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस होते हैं जो अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं। कोई टेबल की फॉर्म में करता है, कोई टेबल की फॉर्म में नहीं करता है। ठीक है। तो लेकिन हमारा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिलेशन डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे इस कोर्स में। तो डेटाबेस के बारे में पहले यहाँ पर डिफाइन लिख देता हूँ कि आपकी नोट्स में अगर ये काम है। सो डेटाबेस इज एन organized collection organized collection of related information related information. So basically there are various types of database which organize information in different ways. There are various types of database which organize information in different ways. But in this course we will learn about relation database. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, here we learn about relational database. रिलेशनल डेटाबेस के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब हमने यहाँ पर क्या कितने वर्ड्स का मीनिंग समझ लिया, डेटा का मतलब समझ लिया, डी फॉर डेटा, डीबी का मतलब डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब समझ लिया, हाँ कि हमने जो डेटा जो था उसको हम रो और कॉलम की फॉर्म में कर देते हैं, या किसी ऐसी दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो डेटा को हमने बेसिकली क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम जुड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब जो डेटा हमने अभी स्टोर करा है टेबुलर फॉर्म में, उसको हम क्या कर सकें, उसमें
क्या कर सकें, इंसर्ट कर सकें, डिलीट कर सकें, मतलब हम क्या कर सकें, उसको मैनेज कर सकें कि इसमें इंसर्ट भी कर सकें डेटा को, डिलीट भी कर सकें, कुछ ऐड करना कर सकें, अपडेट करना कर सकें। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमने डेटाबेस बनाया है उसको हम मैनेज कर सकें, तो वो बन जाता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको मैं यहाँ पर खींच देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या होता है, इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज एंड एक्सेस डेटा बेस इफेक्टिवली। इट इज अ software used to manage and access the database effectively effectively and efficiently। ओके, ये चीज है। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि हम क्या चीज देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर बिल्कुल एकदम सिक्वेंशियल फॉर्म में देख सकते हो कि हमारा जो डेटा है, डेटा के बारे में देखा आपने, डेटा क्या होता है, वो प्रोसेस हो गया तो इन्फॉर्मेशन बन गई, उसको हमने स्टोर कर दिया तो डेटाबेस हो गया। ठीक है, डेटाबेस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं हम। रिलेशनल डेटाबेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो रो और टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, रो और कॉलम की फॉर्म में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैनेज करता है जो भी आपने डेटा वो स्टोर करा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिलीशन, ये सब जो भी मैनिपुलेशन करना है, ये सब हम डेटा के साथ कर सकें, डेटा को मैनेज कर सकें अपने काम के लिए, तो ये होता है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा कि हम डेटाबेस का यूज क्यों कर रहे हैं, उससे पहले क्या यूज करते थे। उससे पहले हम यूज करते थे फाइल सिस्टम। ठीक है, लेकिन ऐसी क्या कमियां थी फाइल सिस्टम में कि हम डेटाबेस में हमें जंप करना पड़ा। तो फाइल सिस्टम देखो ऐसा नहीं बेकार है, फाइल सिस्टम बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन अगर आपका डेटा कम अमाउंट में हो, मतलब आपका डेटा ज्यादा बड़ा ना हो, तब फाइल सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा बढ़िया चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले, फाइल सिस्टम कैन बी यूज्ड टू manage and access the information if information is not huge। फाइल सिस्टम यूजफुल तो है डेटा को मैनेज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, लेकिन तभी तक है जब तक वो डेटा जो है ह्यूज ना हो। फाइल सिस्टम फेल्स टू मैनेज एंड एक्सेस द इंफॉर्मेशन इफ डेटाबेस इज टू लार्ज। फाइल सिस्टम fails to manage and access the information if database is too large। Database files are stored in the block sector of secondary memory। मतलब ये क्या है, फाइल सिस्टम में क्या होता है, जो आपकी जो फाइल्स होती हैं वो फाइल कहाँ स्टोर होती है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी, अगर आपने ओएस पढ़ा है तो आपको, या नहीं भी पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत जानकारी भी होगी, तो आप डेटा कहाँ स्टोर करते हो, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर करते हो। तो फाइल सिस्टम में क्या था, जो आपका डेटा था वो कहाँ स्टोर होता है, फाइल्स कहाँ स्टोर होती है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है। सो डेटाबेस फाइल्स आर स्टोर्ड इन द ब्लॉक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। Database files are
stored in the blocks या सेक्टर्स हम कहते हैं। आपको उसके बारे में और जानना है कि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स पढ़ना पड़ेगा। ओके, उसमें डिस्क मैनेजमेंट में आता है कि ये कैसे होता है, और सीओए में भी वैसे आता है कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं, कैसे सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। उसके लिए आपको वो कोर्स पढ़ना पड़ेगा। जिसने पढ़ रखा है उसको रिलेट कर सकता है ब्लॉक्स और सेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बस अभी आप इतना जान सकते हो कि डेटाबेस, उसके बिना भी काम चल जाएगा नहीं पढ़ा है तो। डेटाबेस फाइल्स जो होती हैं, जो फाइल्स हैं हमारी फाइल सिस्टम में, जो फाइल्स होती हैं वो हमारी कहाँ स्टोर होती हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो आपको इतना तो पता होगा सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, इतना तो आपको अभी पता ही होगा कि हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है एज कम्पेयर टू रैम। ठीक है, ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, द यूनिट ऑफ ट्रांसफर बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज वन ब्लॉक। द, इसको मैं अभी बताऊंगा तीसरे पॉइंट को, द यूनिट ऑफ ट्रांसफर बिटवीन main memory and secondary memory is one। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब आपको मैन मेमोरी का कैसे कैसे चीजें काम करती हैं वो समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मेमोरी के जो ब्लॉक्स होते हैं वो जो फाइल्स होती है वो हमारी स्टोर होती है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, डिवाइडेड होती है ब्लॉक्स में। उन ब्लॉक्स में जाके हमारी फाइल स्टोर होती है। यूनिट ऑफ ट्रांसफर बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज वन ब्लॉक। यूनिट ऑफ ट्रांसफर क्या होती है, ट्रांसफर करना सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी। आपको इतना पता हो या ना पता हो, लेकिन जो हमारे जो अगर सीपीयू होता है वो प्रोसेस करता है ना, तो हम क्या करते हैं सेकेंडरी मेमोरी से हमारा जो डेटा है, कुछ फाइल्स जो हैं वो आती है हमारी रैम में। क्यों आती है, क्योंकि हमारी सेकेंडरी मेमोरी बहुत ज्यादा स्लो होती है। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी से डेटा ट्रांसफर करेंगे प्रोसेसिंग के लिए तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हुआ, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए रैम क्या होती है, उससे फास्ट होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी में सब डेटा स्टोर होता है, उससे कुछ डेटा हम क्या करते हैं मेन मेमोरी में लाते हैं, कुछ डेटा मेन मेमोरी में आते हैं। और आपने कैश का नाम भी सुना होगा, तो कैश में भी मेन मेमोरी का कुछ जो डेटा है जो फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा है सीपीयू, वो डेटा कैश में जाता है। और कैश से फिर वहां पर क्या कहाँ होता है, सीपीयू पे जाता है। ठीक है, अगर कैश में वो डेटा नहीं मिलता तो मेमोरी, मेन मेमोरी से वो ले लेता है, मेन मेमोरी में फॉल्ट हो जाता है तो सेकेंडरी मेमोरी से वो पेजेस मेन मेमोरी में लेके आते हैं। ये सारी चीजें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ी है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। जिसको पता है, पढ़ा है उसने, उसको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा डिटेल में बताने लगा तो ये ओएस वाला बन जाएगा कोर्स। ठीक है, तो देखो होता क्या है हमारा, ये हमारा है सीपीयू, ये हमारी है कैश, ये हमारी है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, और ये हमारी है सेकेंडरी मेमोरी। अब आप इसको ऐसे तरीके से सोच सकते हो कि कैसे डेटा हो रहा है। अब आप एक बुक लो, कि आपके पास पूरी एक बुक है। ठीक है, वो बुक पूरी की पूरी स्टोर है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, पूरी की पूरी बुक जो है हमारी स्टोर है सेकेंडरी मेमोरी में। पहले मैं यहाँ पर इसका बॉक्स बना देता हूँ। सेकेंडरी मेमोरी ये रही, ये हो गई हमारी मेन मेमोरी, ये हो गई हमारी कैश मेमोरी, और ये होगा हमारा सीपीयू। तो एक बुक का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो पूरी की पूरी जो मेरी बुक है, पूरी की पूरी बुक मेरी यहाँ पर होगी स्टोर किस, कहाँ पर, सेकेंडरी मेमोरी में। उसका एक चैप्टर, वन चैप्टर, वन चैप्टर, वन चैप्टर होगा स्टोर मेरा मेन मेमोरी में। उस एक चैप्टर का एक पेज, सिर्फ एक पेज, पेज नंबर 1, ये आएगा मेरा कैश मेमोरी में। और कैश सीपीयू में कौन प्रोसेस करने के लिए जाएगा, सीपीयू में प्रोसेस करने जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन, उस पेज की पहली लाइन, फर्स्ट लाइन। ऐसे करके आप इसको ध्यान में रख सकते हो कैसे काम करता है। सेकेंडरी मेमोरी में पूरी की पूरी बुक स्टोर है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, वो बहुत स्लो है, इसलिए हमने मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया। तो मेन मेमोरी में क्या जाएगा, उस सेकेंडरी मेमोरी का जो बुक है पूरी, उसका एक चैप्टर गया मेन मेमोरी में।
मेन मेमोरी में से अब चैप्टर 1 सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए चाहिए, तो चैप्टर 1 का हमने पहला पेज कैश मेमोरी में रखा, क्योंकि वो छोटी होती है, हम पूरी उसमें पेज नहीं रख सकते। कैश मेमोरी मेन मेमोरी से छोटी होती है। तो कैश मेमोरी में आया पहला पेज, सीपीयू लेकिन प्रोसेस कितना करेगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 लाइन प्रोसेस करेगा, ठीक है। लेकिन जो ऊपर मैंने लाइन लिखी है, द यूनिट ऑफ ट्रांसफर बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ 1 ब्लॉक। सेकेंडरी मेमोरी से जो मेन मेमोरी में ट्रांसफर करने का जो ट्रांसफर यूनिट है, कितना डेटा ट्रांसफर होगा, वो 1 ब्लॉक डेटा ट्रांसफर होता है, 1 ब्लॉक, 1 ब्लॉक। मेन मेमोरी से कैश में जो डेटा ट्रांसफर होता है, ये भी 1 ब्लॉक होता है। और कैश मेमोरी से जो डेटा ट्रांसफर होता है सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए, वो भी ना 1 ब्लॉक नहीं होता, वो 1 वर्ड होता है। 1 वर्ड डेटा के ऊपर काम करता है। सीपीयू हमेशा 1 वर्ड डेटा के ऊपर काम करता है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। कहीं पर भी आपके टिक वाले में आए, कहीं पर भी आए, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सीपीयू एक बार में कितनी चीज़ों पे काम करता है। तो वो तो पता है आपको, एक बार में एक प्रोसेस करता है। लेकिन कितने चीज़ों पे काम करता है, कितने वर्ड पे काम करता है, तो एक वर्ड पे काम करता है। ये जो एक वर्ड है, एक वर्ड बुक वाला वर्ड नहीं है ये। एक वर्ड जो है ये कितनी भी बिट्स का हो सकता है। ठीक है? 8 बिट का हो 1 वर्ड, 16 बिट का हो 1 वर्ड, कोई इतनी भी बिट का हो सकता है। वर्ड का मतलब वो मत समझ आना जो मैंने बुक वाला एग्ज़ाम्पल दिया है। बुक वाले एग्ज़ाम्पल के साथ इसको कन्फ्यूज़ मत कर लेना। ये तो बस मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है। 1 वर्ड डेटा के ऊपर क्या करता है? काम करता है हमारा सीपीयू। ये वर्ड ही 1 वर्ड डेटा के ऊपर सीपीयू हमारा काम करता है। लेकिन ये जो ब्लॉक है, जो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी से कैश में ट्रांसफ़र करने का टाइम। सिंपल सी बात है, इसमें पूरा का पूरा पेज आ रहा है, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, लेकिन मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पेज जा रहा है। तो ये वाला जो ब्लॉक है ट्रांसफ़र, अगर मैं इस वाले को, जो ब्लॉक ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर मैं इसको एक्स वर्ड मानूँ, तो ये वाला अगर ब्लॉक साइज़ को, बीएस मतलब ब्लॉक साइज़, अगर इस ब्लॉक साइज़ को मैं वाई वर्ड मानूँ, तो y कहीं गुना ज़्यादा बड़ा होता है x से, ठीक है? मतलब कि मेन मेमोरी से कैश में जो जाने का टाइम है, ट्रांसफर टाइम है, मेन मेमोरी से जो कैश में ट्रांसफर होता है, वो x वर्ड होते हैं एक बार में, ठीक है? तो सेकेंडरी मेमोरी से जो मेन मेमोरी में जो ट्रांसफर होता है, उसको भी हम कहते हैं एक ब्लॉक जा रहा है। लेकिन ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक साइज़ है, ये इसको अगर मैं y मानूँ, तो y मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है x से। ठीक है? मतलब जो मेन मेमोरी जो ट्रांसफ़र कर रही है कैश में, वो जितना डेटा ट्रांसफ़र कर रही है, उससे कई गुना ज़्यादा डेटा मेन मेमोरी के अंदर आता है, और वो भी सिंपल सी बात है, अगर उतना ही डेटा अगर मेन कैश में जाता है, जितना मेन मेमोरी में आता है, तो वो कैश का काम ही क्या रहता? है ना? तो इसलिए हमारा जो क्या है, ये चीज़ें हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। ज़्यादा चले गया, सब जा जा रहा है तो। रुक क्यों नहीं रहा ये? रुक जा। वन वर्ड, ब्लॉक साइज़ यहाँ पर है हमारा वाई वर्ड्स, और y हमारा ग्रेटर होगा x से, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो आप समझ में आया, यूनिट ऑफ ट्रांसफर बिटवीन मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी वो होता है हमारा 1 ब्लॉक। यूनिट ऑफ ट्रांसफर बिटवीन कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी, ये भी 1 वर्ड होता है, और यूनिट ऑफ ट्रांसफर बिटवीन कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी ये होता है 1 वर्ड, ठीक है? तो ये चीज़ हमने यहाँ पर समझी। आगे अब बढ़ते हैं, अब आगे हमें क्या समझना है? प्रॉब्लम फेस्ड यूजिंग फाइल सिस्टम। क्या प्रॉब्लम हमने फेस करी फाइल सिस्टम को यूज़ करते वक़्त? ये इसके बारे में अब मुझे प्रॉब्लम्स फेस्ड यूजिंग फाइल सिस्टम। क्या प्रॉब्लम फेस करी हमने, अब उसका सॉल्यूशन भी, ठीक है? एक लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ पर, ये सही है बिल्कुल एकदम। और डीबीएमएस सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम, ठीक है? पहला क्या है हमारा?
मोर आयो कॉस्ट। मोर आयो कॉस्ट हो गया, मतलब फाइल सिस्टम का अगर हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से आयो कॉस्ट बढ़ जाता है। आयो कॉस्ट होता क्या है वो भी हम आगे जानेंगे, इसी में जानेंगे, इसी वीडियो में। लेकिन डीबीएमएस पहले सोल्यूशन में भी लिख देता हूँ। डीबीएमएस ने इसका सोल्यूशन कौन से कॉन्सेप्ट से दिया? डीबीएमएस का सोल्यूशन है हमारा डीबीएमएस uses concept of indexing to reduce the IO cost. So फाइल सिस्टम का यूज करने से हमारा आईओ कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। जानेंगे आईओ कॉस्ट क्या होता है। लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है? डीबीएमएस में एक कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सिंग, जिसकी मदद से आईओ कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है, इंडेक्सिंग के बारे में भी आप कोर्स के आगे जाके, जब अभी इसी वीडियो में तो नहीं जानोगे, अभी आगे जो वीडियो आएंगी उन सब में आप इंडेक्सिंग के बारे में भी जानोगे। सेकंड क्या प्रॉब्लम थी हमारे फाइल सिस्टम के साथ? लो कंकरेंसी। दोनों के ऊपर बात करेंगे। लो कंकरेंसी बिकॉज in file system locking is at फाइल लेवल। लॉकिंग किस पे होती है? फाइल लेवल पे होती है। हाई हाई कंकरेंसी इज achieved by performing the locking at रिकॉर्ड लेवल। ठीक है, अब दोनों के बारे में हम जानते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? लो कंकरेंसी की। फाइल सिस्टम जब हम यूज करते हैं तो उसमें लो कंकरेंसी होती है, क्योंकि हमारा फाइल सिस्टम जो होता है वो फाइल लेवल पे लॉकिंग करता है। लेकिन अगर बात करें डीबीएमएस की, डीबीएमएस में हाई कंकरेंसी होती है, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड लेवल में लॉकिंग करी जाती है। दोनों का मतलब जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयो कॉस्ट के बारे में। आयो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तब आपको देखना दोनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे अच्छे से। अगर हम बात करें आयो कॉस्ट की, आयो आयो कॉस्ट क्या होता है? To execute queries, the database management system needs to read data from the disk. अब सिंपल सी बात है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। To execute queries, the DBMS needs to read data from the disk. The number of disk accesses necessary to get the data determines the IO कॉस्ट। ठीक है, तो जब भी हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? रीड करता है डेटा को डिस्क से। डिस्क मतलब सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को रीड करता है। सो द नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस नेसेसरी टू गेट द डेटा डिटरमाइन द आयो कॉस्ट। मतलब जितने ज्यादा हमें डिस्क से डेटा को रीड करने की जरूरत पड़ेगी, उतना हाई हमारा आयो कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा डेटा आपको सेकेंडरी मेमोरी से रीड करना पड़ रहा है, उतना ज्यादा आपका आयो कॉस्ट बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा आपका आयो कॉस्ट बढ़ता जाता है। वो चीज है। तो इसलिए फाइल सिस्टम में क्या होता है? फाइल सिस्टम में आयो कॉस्ट हमारा ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो डेटा जो रीड करेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी से,
कर रहे हैं। ठीक है, फाइल्स जो है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में तो ही है, तो फाइल्स जो है उनको हम रीड करेंगे, तो जितना ज़्यादा हम रीड करने जाएँगे सेकेंडरी मेमोरी में, उतना ज़्यादा हमारा आईओ कॉस्ट बढ़ेगा। ये चीज़ है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इंडेक्सिंग। जब इंडेक्सिंग हम पढ़ेंगे तब इसका सॉल्यूशन जानेंगे कैसे इंडेक्सिंग इस आईओ कॉस्ट को कम करता है। सो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल आईओ कॉस्ट के बारे में। ठीक है? आईओ कॉस्ट के बारे में अब हम एग्जांपल देखने वाले हैं। तो एक कंसीडर करो एक टेबल नहीं, कंसीडर करो एक कंसीडर अ student dot txt file of a यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल मान लो आपकी यूनिवर्सिटी की फाइल है, और ये अच्छी खासी हट्टी कट्टी फाइल है, मतलब कि फाइल साइज इसका क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। लेट फाइल साइज इसका क्या मान लेते हैं, 700 GB मान लेते हैं। तो मतलब कि बहुत ज्यादा बिग साइज की फाइल है ये, दैट मीन्स लार्ज साइज फाइल। ठीक है, इसका जो डेटा है, इसके अंदर जो डेटा रखा गया है वो किस चीज का डेटा है? आमतौर की बात है कि डेटा अगर स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी लिखा है तो स्टूडेंट्स के बारे में ही होगा। मतलब कि यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स ने एनरोल करा है उन स्टूडेंट्स के जो नाम हैं और वो क्या है, नाम है, ब्रांच है, एसआईडी है, ये सब क्या होंगे इसमें स्टोर होंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक दो ब्लॉक्स बना देता हूँ। एसआईडी के लिए रख दिया, ये नेम के लिए रख दिया, वो ब्रांच के लिए रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एसआईडी है, ये हमारा एस नेम है, स्टूडेंट्स का नेम है, और ये हमारी ब्रांच है। ठीक है, इसमें जो डेटा है ये S1 S2 S3 ऐसे करते करते हमारा बहुत सारा डेटा इसमें रखा गया है। नाम है, अंकुर, महेश, बाबू, सब सब इसमें क्या है, इसमें ब्रांचेस भी बहुत सारी हैं। CS मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सब इसमें ब्रांचेस वाले लड़के की फाइल है ये। ठीक है, ये हमारी फाइल है स्टूडेंट डॉट टी। ठीक है, ये है। तो मुझे क्या करना है इसमें, मुझे करना है इसमें से रिट्रीव डेटा को। ठीक है, मुझे क्या करना है, रिट्रीव द रिकॉर्ड of the student with SID equal to 100। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, 100 SID जिसकी 100 हो, 100 SID वाले लड़के को आपको क्या करना है, उसका डेटा फैच करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? अब बोलोगे मेरे पास दो ऑप्शन है इसको करने के लिए। क्या, कौन कौन सी दो ऑप्शन है? एक तो आप क्या करो, आप फाइल खोलो, मैनुअली जाओ, फाइल खोलो, फाइल में सर्च करो S100 वाला कौन सा बच्चा है। तो एक तरीका है मैनुअली, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मैनुअली काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मैनुअली। अगर आप देखोगे फाइल नाम कौन सा है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका आप बोल दोगे मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा, राइट अ प्रोग्राम। बोलो मैं प्रोग्रामर हूँ, पूरी मैंने बीटेक पढ़ी है, तो मैं प्रोग्राम लिखूंगा फाइल को सर्च करने का। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा क्या आपका जो प्रोग्राम है वो सेकेंडरी मेमोरी में चलता है? नहीं, है ना? आपको जो प्रोग्राम, जो भी आप कोड लिखते हो वो क्या सेकेंडरी मेमोरी में चलता है? नहीं चलता सेकेंडरी मेमोरी में। उसको रन कराना है, मतलब जो डेटा है उसको हमें उठा के लेके आना पड़ेगा, है ना, सेकेंडरी मेमोरी से बाहर लेके आना पड़ेगा उस डेटा को। तभी तो उसमें हम सर्च ऑपरेशन कर पाएंगे। सर्चिंग ऑपरेशन हमारा सेकेंडरी मेमोरी में नहीं होता, नहीं पता हो तो आपको, सेकेंडरी मेमोरी में सर्चिंग ऑपरेशन नहीं होगा, तो इसलिए हम उस डेटा को उठा के हम लेके आएंगे मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो हम इस डेटा को उठा के मेन मेमोरी के अंदर ला रहे हैं, और आईओ कॉस्ट की क्या डिफाइन थी, जितने बार आपको रीड करना पड़े डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से, वही उसकी आईओ कॉस्ट दिखाता है। मतलब अगर ज्यादा आपको सेकेंडरी मेमोरी का यूज करना पड़ रहा है, ज्यादा डेटा को
बार-बार ज़रूरत पड़ रही है सेकेंडरी मेमोरी से लेने की, तो आपका IO कॉस्ट हाई हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा एक्सेस होगा सेकेंडरी मेमोरी में, उतना ज़्यादा आपका IO कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो वर्स्ट केस में क्या होगा? वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि मुझे सारे के सारे बच्चों का डेटा रिट्रीव करना पड़े S100 को ढूँढने के लिए। ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। वर्स्ट केस में तो ऐसा पॉसिबल है कि मुझे सारे बच्चों का डेटा क्या करना पड़े, सर्च करना पड़े, सारे बच्चों का डेटा जो है मुझे लेके आना पड़े अपना मेन मेमोरी के अंदर। तो मुझे इतने बार जितना भी डेटा इसके अंदर है, उतनी बार मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को रीड करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मेरी IO कॉस्ट हाई हो जाएगी। तो वही चीज़ है। लेकिन प्रोग्राम लिखने से 1-2 चीज़ और खतरे हैं, जैसे कि सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का डेटा है, तो ऐसे अरे-गरे को थोड़ी दे देंगे हम। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है। सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है। लेकिन यहाँ पर अभी हमने आईओ कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझा, तो उसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इवन इफ, अगर देखो सिक्योरिटी थ्रेट तो होता ही होता है, लेकिन तब भी उसके बावजूद, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इवन इफ सिक्योरिटी थ्रेट होता है, तब भी कोई बात नहीं, तब भी मैं दे दिया उसको प्रोग्राम बनाने के लिए। इवन इफ वी write a program, then also in order to search for the record with respect to SID equal to 100, we need to transfer the blocks from secondary memory to main memory so that the search can be performed. ठीक है? अगर हमें तब भी, अगर मान लो मैंने प्रोग्राम लिखने के लिए किसी इंसान को दे दिया, ऑथराइज़्ड पर्सन को, मान लो मेरे जान-पहचान का उस इंसान को मैंने दे भी दिया प्रोग्राम लिखने के लिए, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ब्लॉक्स हैं सेकेंडरी मेमोरी से, वो पहले मेन मेमोरी में आएँगे, तभी तो उसमें सर्च होगा, प्रोग्राम तभी तो रन करेगा। सेकेंडरी मेमोरी में थोड़ी रन करता है कोई भी प्रोग्राम। तो वो तब डेटा प्रोग्राम जो है रन करेगा। तो इसलिए मुझे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे डेटा का क्या करना पड़ा, इसका मतलब क्या है, रीड कराया मैंने सेकेंडरी मेमोरी से। तो वर्स्ट केस में क्या होगा, इन वर्स्ट केस, इन वर्स्ट केस we may have to transfer all blocks of the file from secondary memory to main memory. That means high IO cost. हाई IO कॉस्ट हो जाती है इसकी वजह से। समझे? तो इसकी वजह से हाई IO कॉस्ट हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं लो कंकरेंसी का मतलब क्या होता है। लो कंकरेंसी में हम क्या समझते हैं। अब मान लो दो यूजर हैं, कंसीडर टू यूजर, दो यूजर्स हैं, यूजर वन, यूजर U1 और यूजर U2, और दोनों ही क्या चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं डेटा को अपडेट करना, wants to update records of student S50, और ये चाहता है wants to obtain record of student S60। ठीक है, दो यूजर हैं, दो यूजर अलग अलग यूजर हैं, अलग अलग बच्चों का जो डेटा है, एक S50 पे रखा है,
और एक एस स्टूडेंट 60 मतलब एसआईडी जो है जिसकी 60 है, उसका डेटा अपडेट करना चाहते हैं। अब लो कंकरेंसी का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं। तो क्या होगा अगर हम फाइल सिस्टम यूज करेंगे? तो अगर हम फाइल सिस्टम यूज करेंगे तो ये जो हमारा यूजर वन है, ये जो हमारा U1 है और ये जो हमारा U2 है, ये जो है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर क्या पढ़ा था, जो हमारा फाइल सिस्टम होता है वो क्या करता है, लो कंकरेंसी होता है, क्योंकि फाइल सिस्टम लॉक करता है एट फाइल लेवल। फाइल सिस्टम क्या लॉक करता है? फाइल लेवल पे लॉकिंग करता है। मतलब कि अगर यूजर वन जब आया कि उसने कहा मुझे S50 वाले स्टूडेंट का डेटा अपडेट करना है, तो बोलेगा ठीक है, परमिशन ग्रांटेड, आप कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, वो लॉक लगा देगा स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी पर, फिर जाके वो अपडेट करेगा S50 को। समझे? मतलब कि उसने क्या कर दिया, पहले उसने ताला लगा दिया कि भाई अब मैं आ चुका हूँ, इस फाइल को अब एक्सेस मैंने कर लिया यूजर वन ने। अब कोई इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे कोई भी यूजर हो, चाहे वो दूसरे बच्चे का अपडेट करना चाहता हो डेटा, तब भी वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता फाइल को, जब तक वो यूजर वन उसको एक्सेस करके रखा हुआ है। ठीक है? तो ये होती है लॉकिंग एट फाइल लेवल। फाइल सिस्टम में लॉकिंग जो होती है वो फाइल लेवल पे होती है, इसलिए अब कोई दूसरा यूजर चाहकर भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता फाइल को। इस और अगर मान लो इसने यूज करने की कोशिश की तो इसको परमिशन ग्रांट नहीं होगी। अगर इसने लॉक करने की कोशिश करी स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी को, मान लो यूजर टू ने, यूजर टू तो एक्सेस करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसने कहा मुझे भी भाई परमिशन चाहिए, मुझे भी डेटा करना है, तो ये इसकी जो परमिशन है ये हो जाएगी यहाँ पर डिनाई, डिनाइड हो जाएगी। ये परमिशन जो है इसको हो गई ग्रांटेड। तो यानी कि देखो कितना बेकार है फाइल सिस्टम में, मतलब एक इंसान अगर अपडेट कर रहा है कोई डेटा को, तो दूसरा इंसान अपडेट नहीं कर सकता डेटा को, चाहे वो दूसरे रिकॉर्ड का डेटा अपडेट करना चाहता हो तब भी। बिकॉज बिकॉज फाइल इज ऑलरेडी लॉग्ड बाय यूजर वन। यूजर वन के द्वारा वो लॉक कर दी गई है। User 1 and 2 cannot work concurrently even though they are trying to update the record of different student. User 1 and 2 cannot work concurrently। concurrently का मतलब होता है एक साथ, एक साथ वो डेटा, वो फाइल को लॉक नहीं कर सकते, even though they are trying to update the record of different student, तब भी वो क्या नहीं कर सकते, डेटा फाइल को लॉक नहीं कर सकते। इट हैपन्स बिकॉज इन फाइल सिस्टम लॉकिंग इज एट फाइल लेवल। ऐसे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फाइल सिस्टम में क्या होता है, बिकॉज इट हैपन्स बिकॉज इन फाइल सिस्टम लॉकिंग इज एट फाइल लेवल। दैट मीन्स लो concurrency using file system। लो कंकरेंसी होती है फाइल सिस्टम में, जो भी आपको मैंने अभी समझाया वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन हम डीबीएमएस का इसलिए भी यूज करते हैं, एक तो क्या होता है, हाई आईओ कॉस्ट होती है, तो आईओ कॉस्ट किससे घटेगी डीबीएमएस में? इंडेक्सिंग के यूज से। और फाइल सिस्टम में क्या होता है, एक ये
लो कंकरेंसी होती है, मतलब लॉकिंग जो होती है वो फाइल लेवल पे होती है। आप समझे ना, फाइल लेवल पे लॉकिंग का मतलब क्या, मतलब एक जो यूजर अगर अपडेट करा डेटा को तो दूसरा कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो दूसरे डेटा को अपडेट करने का कर रहा हो तब भी वो फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। इट हैपन बिकॉज फाइल सिस्टम लॉकिंग इज एट फाइल लेवल, वो फाइल लेवल पे लॉकिंग करता है इसलिए। तो डीबीएमएस क्या करता होगा, डीबीएमएस फाइल लेवल पे लॉकिंग नहीं करता होगा, तो इसलिए हम डीबीएमएस का यूज करते हैं। तो डीबीएमएस का भी यहाँ पर देख लेते हैं, यूजिंग यूजिंग डीबीएमएस। डीबीएमएस में क्या बन जाएगा वी डायग्राम, डीबीएमएस में क्या होगा, यूजर वन, यूजर टू, लॉक इसने करा S50 को और अपडेट कर रहा है S50 को, इसने लॉक करा S60 को और उसको फिर ये अपडेट कर रहा है। ठीक है, अपडेट S60। तो यहाँ पर आपने देखा इसमें क्या फर्क है, ये हमारा स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी को लॉक करता है, मतलब पूरी फाइल को लॉक करता है फाइल सिस्टम, लेकिन डीबीएमएस हमारा क्या करता है, उस बस जिस रो को उसको अपडेट करना सिर्फ उसी को लॉक करता है और किसी को लॉक नहीं करता है। मतलब डीबीएमएस में जो लॉकिंग होती है वो फाइल लेवल पे नहीं होती है, तो यहाँ पर जो एक डेटा है उस पे लॉकिंग करती है बस। सो डिफरेंट, दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, डिफरेंट रिकॉर्ड, different records can be logged concurrently, hence high concurrency using DBMS। ठीक है, तो मतलब डीबीएमएस का यूज करते हुए हाई कंकरेंसी होती है, मतलब जो इसमें लॉकिंग होती है वो रो लेवल पे होती है, एक रो को ही सिर्फ लॉक करता है जिसको वो अपडेट कर रहा है, और दूसरा यूजर जो है दूसरी रो को यूज कर सकता है एक साथ। तो ये चीज यहाँ पर क्या बताई गई है, यहाँ पर बताई गई है। तो इसी के साथ हमारा ये हुआ नहीं कंप्लीट, अब आगे के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।